नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है। बुलेटिन का आगाज सबसे अहम खबर के साथ करेंगे। संसदीय को लेकर के लगातार कई सारी मीटिंग्स बैठाई जा रही है और इसी बीच बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि आज स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस की जो बैठक हो रही थी वो बैठक अब समाप्त हो चुकी है। इस बैठक में भारतीय रक्षा नीति और सुरक्षा से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। ये बैठक भारतीय सुरक्षा को लेकर आगामी कदमों को तय करने के संदर्भ में महत्वपूर्ण रही। तो भारत और फ्रांस ने भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल मरीन विमान खरीदने के लिए 63,000 करोड़ रुपए के बड़े सौदे पर हस्ताक्षर किया। इस डील के तहत भारतीय पक्ष का प्रतिनिधित्व रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने किया, जबकि नौसेना के उप प्रमुख वाइस एडमिरल के स्वामीनाथन भी इस महत्वपूर्ण मौके पर मौजूद रहे। ये सौदा भारत की रक्षा क्षमता को और भी ज्यादा मजबूत करेगा और पाकिस्तान के लिए एक कड़ा संदेश होगा। आजादी के बाद से ही भारत को अस्थिर करने के प्रयास लगातार जारी है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गए हैं। इन्हीं खतरों को ध्यान में रखते हुए भारत ने समय समय पर कई देशों के साथ रक्षा समझौता किए हैं। इसी कड़ी में भारत और फ्रांस के बीच एक बड़ा रक्षा सौदा हुआ है। इस समझौते के तहत भारतीय नौसेना को 26 राफेल मरीन एम लड़ाकू विमान मिलेंगे, जिनकी ताकत समुद्री युद्ध क्षेत्र में भारत की ओर अधिक सशक्त बनाएंगे। इस सौदे से भारतीय नौसेना की सामरिक क्षमता और समुद्री सीमा सुरक्षा में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। साथ ही ये सौदा भारत फ्रांस रक्षा साझेदारी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। बता दें कि राफेल मरीन विमान अत्याधुनिक तकनीक से लैस है और विमान वाहक पोतों में उड़ान भरने में सक्षम है। तो आइए जानते हैं इस सौदे की खास बातें और इसकी रणनीतिक अहमियत। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। भारत और फ्रांस के बीच एक बड़ा रक्षा सौदा हुआ है। इस सौदे के तहत 22 सिंगल सीटर और 4 2 सीटर ट्रेनिंग वर्जन राफेल मरीन विमानों की आपूर्ति की जाएगी। इन विमानों की डिलीवरी 2028-29 से शुरू होगी और 2031-32 तक पूरी होने की संभावना है। इन विमानों की अनुमानित लागत की अगर बात करें तो लगभग 63,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बता दें कि यह समझौता भारतीय और फ्रांसीसी रक्षा मंत्रियों द्वारा वर्चुअल माध्यम से की गई है। दरअसल दिल्ली में आयोजित समारोह की अध्यक्षता फ्रांस के राजदूत और भारत के रक्षा सचिव ने की। फ्रांस के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बातचीत में शामिल हुए और रिमोट से हस्ताक्षर किए। आपको बता दें कि 2 इंजन और 1 सीट वाला राफेल बेहद ताकतवर लड़ाकू विमान है। यह हवा से हवा और हवा से जमीन पर लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों से लैस है। अब आपको बता दें कि राफेल विमान फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन बनाती है। इसके 2 मुख्य वर्जन है, राफेल और राफेल एम। राफेल एम नौसैनिक वर्जन है। इसे विशेष रूप से समुद्री अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। यह सामान्य राफेल से भारी होता है। इसमें मजबूत लैंडिंग गियर, टेल हुक और फोल्डेबल विंग जैसे फीचर दिए गए हैं। राफेल एम में हथियारों को ले जाने के लिए 13 हार्ड पॉइंट लगे हैं। ये विमान माइका, मैजिक, साइड वाइंडर जैसे हवा से हवा में मार करने वाले मिसाइल को अपने साथ ले जाता है। वहीं जमीन पर हमला करना हो तो यह अपाचे AS-30L, अलार्म, हार्म, मैवरिक, PGM-100 मिसाइल से लैस हैं। और अगर समुद्र में मौजूद युद्धपोत को नष्ट करना हो तो ये एग्जॉसेट AM-39, पेंगुइन 3 और हार्पून एंटी शिप मिसाइल का इस्तेमाल करता है। इसके साथ साथ इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता जो इसे सबसे अलग बनाता है वह है इससे परमाणु बम भी गिराया जा सकता है। यह ASMP स्टैंड ऑफ न्यूक्लियर मिसाइल दाग सकता है। इसका रेंज 550 किलोमीटर है।
अगर हवा में भी लंबी दूरी तक मार कर सकता है। इसके साथ ही राफेल कई तरह के बमों को भी गिरा सकता है। इसमें 30 mm का DEFA 791B कैनन लगा है। इससे प्रति मिनट 2500 राउंड फायरिंग होती है। राफेल मरीन में थेल्स की स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम लगा है। स्पेक्ट्रा में सॉलिड स्टेट ट्रांसमीटर टेक्नोलॉजी, DAL, लेजर वार्निंग रिसीवर, मिसाइल वार्निंग डिटेक्शन सिस्टम और जैमर आदि को शामिल किया जाता है। इसके साथ ही राफेल में RBE-2 पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंडर रडार लगा है। यह 200 किलोमीटर से अधिक दूरी से दुश्मनों का पता लगा लेता है। साथ ही एक बार में 8 टारगेट ट्रैक कर सकता है। राफेल मरीन 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है और अपने साथ 9500 किलोग्राम तक हथियार लेकर उड़ सकता है। भारत और फ्रांस के बीच यह डील भारतीय नौसेना की सामरिक ताकत को और बढ़ाएगी और समुद्री सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देगी। राफेल मरीन जैसे अत्याधुनिक विमानों के आने से भारतीय समुद्री सीमा की सुरक्षा और भी मजबूत होगी। भारत और पूरे देश में पहलगाम आतंकी हमले को लेकर आक्रोश व्याप्त है। इस हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। सिंधु जल समझौता स्थगित कर दिया गया है और पाकिस्तान का वीजा भी रद्द कर दिया गया है। इसी के साथ ही राजधानी दिल्ली में मंत्रियों और डिफेंस अधिकारियों के बीच आगे की कार्रवाई को लेकर गहन मंथन भी जारी है, ताकि पाकिस्तान को इस हमले के लिए जवाबदेह ठहराया जा सके। तो वहीं दूसरी ओर BSF के जवानों के द्वारा पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसी के साथ साथ कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भी इस घटना को लेकर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इस पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। इस घटनाक्रम को लेकर दिल्ली में हलचल तेज हो गई है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल अनिल चौहान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर पहुंचे, जहां दोनों के बीच लगभग 40 मिनट तक बैठक चली। इस बैठक में दोनों ने सुरक्षा हालात पर चर्चा की और पाकिस्तान के खिलाफ कठोर कदम उठाने पर विचार किया है। वहीं BSF के DG दलित सिंह चौधरी भी गृह मंत्रालय पहुंचे और उच्च स्तरीय बैठक में हिस्सा लिया। यह बैठक भारतीय सुरक्षा बलों की कार्रवाई को लेकर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश देने के लिए आयोजित की गई थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ भारत की सख्त नीति को लेकर अब महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों ने जम्मू के RS पुरा क्षेत्र में आयोजित बीटिंग रिट्रीट समारोह के दौरान पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस श्रद्धांजलि समारोह में जवानों ने शहीदों की वीरता और बलिदान को सम्मानित किया। बता दें कि यह समारोह भारतीय सुरक्षा बलों की एकजुटता और देश के प्रति उनके समर्पण का प्रतीक था, क्योंकि भारतीय सुरक्षा बलों ने अपने साहस और बलिदान के जरिए यह संदेश दिया कि आतंकवाद के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी। वहीं कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने पहलगाम आतंकी हमले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और इसे एक गंभीर घटना करार दिया है। उन्होंने कहा, यह कोई सामान्य घटना नहीं है, इस वाक्य का मुंह तोड़ जवाब देना होगा। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। घटना हुई है, कोई सामान्य घटना नहीं है और आज इस परिवार को हम मिलकर आए हैं। एक 32 साल के नौजवान को उन्होंने खोया है और ये जो पूरा वाकया हुआ है इसका तो मुंह तोड़ जवाब देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये कोई आम आतंकी घटना नहीं है। जिस तरह से इसको अंजाम दिया गया है वो मंसूबा बिल्कुल स्पष्ट है और इस मसले को आगे कैसे ले जाना है और इसमें क्या कार्रवाई करनी है, इस पर हम लोगों ने, जो हम कांग्रेस पार्टी के हैं, बाकी सब लोग हैं, हम सब ने बड़ा स्पष्ट कहा है। वर्किंग कमेटी में हम लोगों ने इसको रखा था कि भारत सरकार अपनी पूरी ताकत के साथ जितना भी वो चाहें अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सही रूप में जवाब देना पड़ेगा और देना भी चाहिए। पूरे देश में इस बात पर सबकी एक राय है।
तो वहीं अभिनेता मकरंद देशपांडे ने पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ मुंबई में एक विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने नागरिकों से आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है और शहीदों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उनके इस प्रदर्शन में कई अन्य कलाकार और नागरिक भी शामिल हुए हैं, जो आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाने के लिए एकजुट हुए। आतंकी हमले को लेकर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद देशवासियों को भरोसा दिलाया कि वे व्यक्तिगत रूप से स्थिति पर नजर रखें। गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के इनपुट के आधार पर जो भी फैसले लिए जाएंगे, उनकी सार्वजनिक तौर पर व्याख्या नहीं की जाएगी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारत भर में आतंकवाद के खिलाफ गहरी नाराजगी और आक्रोश देखा जा रहा है। सुरक्षा बलों, नेताओं और नागरिकों ने एकजुट होकर इस जघन्य हमले के खिलाफ अपनी आवाज उठाई है। केंद्र सरकार ने अपनी सुरक्षा रणनीतियों को और मजबूत करने का वादा किया है और इस हमले के दोषियों को सजा। चलिए रुख अब खबरों की ओर करेंगे। बोकारो के नक्सल प्रभावित लुगु पहाड़ मुठभेड़ में सक्रिय रूप से शामिल भाकपा माओवादी संगठन की सदस्य सुनीता मुर्मू उर्फ लिल मुनी मुर्मू ने आज बोकारो पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आत्मसमर्पण कर दिया है। ये आत्मसमर्पण ऑपरेशन डाका बेड़ा के बाद हुआ, जिसमें 8 हार्डकोर नक्सली मारे गए थे। सुनीता ने स्वीकार किया है कि वो गलत रास्ते पर चल पड़ी थी और अन्य नक्सलियों से भी आत्मसमर्पण करने की अपील की। झारखंड सरकार की सरेंडर पॉलिसी के तहत सुनीता को सभी लाभ दिए जाएंगे, जिसमें पैसे, घर, रोजगार और व्यवसाय की व्यवस्था भी शामिल है। और वहीं जोधपुर में सुरक्षा को और मजबूत किया गया है, जहां पुलिस और बीएसएफ द्वारा मिलकर बॉर्डर इलाकों में चेकिंग का अभियान शुरू किया गया है। आईजी जोधपुर रेंज विकास कुमार के मुताबिक इस अभियान के तहत बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। साथ ही पाकिस्तान से आए शॉर्ट टर्म वीजा धारकों को भी वापस भेज दिया गया है। इस कदम से सीमा सुरक्षा को और सख्त किया जा रहा है। चेकिंग का अभियान शुरू कराया है, जिसमें बीएसएफ और पुलिस मिलकर कई जगहों पर चेकिंग चला रही है। कुछ संयुक्त नाके भी लगाए जा रहे हैं बीएसएफ और पुलिस के। और जैसा आप जानते हैं कि जो बांग्लादेशी घुसपैठी हो सकते हैं कुछ देश में, अन्य देशों के, उनके लिए कल से अभियान शुरू किया गया है। उनकी जांच की जाए, जो संदिग्ध लोग हैं कहीं किसी दूसरे देश के घुसपैठी तो नहीं है, तो उनकी जांच चल रही है। जो पाकिस्तानी वीसा पे, शॉर्ट टर्म वीसा पे लोग थे, उनको वापस भेजने का काम पूरा हो चुका है। जो भी चिन्हित लोग थे उनको भेजा जा चुका है। तो पूरी तरह स्थिति नियंत्रण में है। हौसला पूरे देश का, पूरे क्षेत्र का एकदम बुलंद है और पुलिस और अन्य सारी जो आनुषंगिक संगठन हैं, जिनका काम सुरक्षा दिलाना है, पूरी तरह से चाक चौबंद है और हर एक परिस्थिति का मुकाबला कर सकने में, हर एक परिस्थिति का प्रतिकार कर सकने में हम पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त और सक्षम है। चेकिंग का अभियान शुरू कराया। चलिए आगे बढ़ेंगे। दिल्ली से सीपीआई सांसद संतोष कुमार ने केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू से पत्र लिखकर पहलगाम आतंकी हमले पर संसद में विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस घटना पर गहरी चर्चा की आवश्यकता है और संसद में इस मुद्दे पर विचार विमर्श होना चाहिए। सांसद का ये पत्र इस वक्त राजनीतिक माहौल को और भी गरमा रहा है, जहां विपक्ष सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग उठा रहा है। तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश भर में गुस्सा और शोक का माहौल है। इसी बीच दिल्ली से बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस के कुछ नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहलगाम की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद सर्वदलीय बैठक में सभी दलों ने सरकार के साथ कार्रवाई के समर्थन का आश्वासन दिया था। कांग्रेस अध्यक्ष ने भी सार्वजनिक रूप से सरकार का समर्थन किया है, लेकिन अब कांग्रेस के कुछ बड़े नेता जो बयान दे रहे हैं, उन पर सवाल उठते हैं कि आखिर वे ऐसा क्यों बोल रहे हैं और इसका मकसद क्या है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इस तरह की टिप्पणियों से हमें बहुत ठेस पहुंचती है। क्या राहुल जी और खरगे साहब, आपका अपनी पार्टी पर कोई कंट्रोल नहीं है क्या? या आपने एक
प्रोफार्मा कह दिया कि देश को एक होना चाहिए और बाकी लोगों को छूट दे दी गई है कि जो चाहे बोलते रहो। और ये जरा भी सोच नहीं है कि ये सारे वक्तव्य पाकिस्तान में इसका पूरा दुरुपयोग हो रहा है, मीडिया कैंपेन हो रहा है, सोशल मीडिया भरा हुआ है। तो क्या आपके पार्टी के नेता जिस समय देश को एक स्वर में बोलना चाहिए तो जानबूझकर देश को पाकिस्तान की नजरों में और बदनाम करने के लिए बैठे हुए हैं क्या? और आप क्या कर रहे हैं? क्या सिद्धारमैया से कोई पूछताछ की गई? क्या बाकी लोगों को कहा गया पब्लिकली माफी मांगो? किसी को कोई वार्निंग दी गई या बोलना ठीक नहीं है? कुछ नहीं। क्या राहुल जी और खरगे साहब, आपका अपनी पार्टी पर कोई कंट्रोल नहीं है क्या? या आपने एक प्रोफार्मा अब कानपुर की ओर, जहां के शहीद शुभम द्विवेदी के परिवार से मिलने पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा उनके घर पहुंचे और परिवार को सांत्वना दी। इस दौरान दिनेश शर्मा ने मोदी सरकार की तरफ से आतंकवाद के खिलाफ उठाए गए कठोर कदमों की बात की। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार पाकिस्तान को पानी के लिए तरसाकर उसे प्यासा मारने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने शहीद परिवार को हर संभव मदद देने का भरोसा भी दिलाया। जितनी निंदा की जाए शब्दों का अकाल है और मैं समझता हूं कि इनका एकलौता पुत्र नहीं गया है, ये भारत का सपूत था शुभम, और उसने अपनी कुर्बानी से भारत की बहुत सारी विसंगतियों को दूर किया भी है और दूर होंगी भी। उनके कारण आज अवैध घुसपैठियों के खिलाफ जो अभियान चला है, मैं समझता हूं कि हजारों की संख्या में पाकिस्तानी और बांग्लादेशी इस देश को छोड़ने को विवश हुए हैं। पहली बार प्रधानमंत्री जी ने जो आजादी के बाद 2 युद्ध हुए भारत और पाकिस्तान के, लेकिन उसमें उनका जल समझौता जारी रहा था। जितनी निंदा की जाए शब्दों का अकाल है और मैं समझता हूं कि इनका एकलौता पुत्र नहीं गया है, ये भारत का सपूत था शुभम। और वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने पहलगाम आतंकी हमले पर एक विवादित बयान दिया। उनका कहना था कि इस घटना से जिनको हिंदू मुसलमानों का फायदा हो रहा है वही इसके पीछे, और पूरा मामला उसी की पेट में है। टिकैत का ये बयान राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है, जहां उन्होंने हमले की जांच पर सवाल उठाए और इसमें छिपे सच्चाई को उजागर करने की अपनी बात रखी। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने हापुड़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और पहलगाम में हुई आतंकी घटना पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार के साथ पार्टी पूरी तरह से खड़ी है और प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प है कि सभी आतंकियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। भूपेंद्र ने यह भी कहा कि धर्म पूछकर कृत्य करना गलत है और ये देश की एकता के खिलाफ है। इसी के साथ ही उन्होंने रामजीलाल सुमन पर हमले पर की गई टिप्पणी की तरफ भी अपना रुख करते हुए कहा कि सड़कों पर अराजकता और हिंसा किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं हो सकती। वह बिल सुधार एक विधेयक पारित किया है, उसकी चर्चा के लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय इकाई ने तय किया है कि हमें जो सुधार हमारी संसद ने किए हैं उसकी चर्चा गांव-गांव, घर-घर जाकर हम लोग करेंगे। तो एक अभियान, वक्त सुधार जन जागरण अभियान भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय है और हम लोगों ने सभी जगह जाकर उसकी चर्चा करने का लक्ष्य निर्धारित किया। आज पश्चिम क्षेत्र की जो कार्यशाला है, तो पहलगांव की घटना के बाद के कारण थोड़ा सा विलंब इसमें हुआ है, आगे बढ़ी है। तो आज हम लोगों ने पूरे क्षेत्र के लोग बुलाए हैं। कल 29-30 में हम लोग जिलों की कार्यशाला करेंगे। वह बिल सुधार एक विधेयक पारित किया है,
वहीं पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश भर में आक्रोश है और आतंकियों पर सख्त कार्रवाई की मांग हो रही है। इसी बीच बिहार के पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी 4 मई के संभावित दौरे को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। जिला कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर आशीष रंजन ने कहा है कि बिहार की जनता प्रधानमंत्री का स्वागत जरूर करेगी, लेकिन साथ ही उनसे ये भी उम्मीद करेगी कि वे पिछली बार मधुबनी में जो आतंकवाद के खिलाफ गरजते हुए वादा किया था उसे निभा कर आए। कांग्रेस का कहना है कि बिहार की जनता पीएम मोदी से साफ सुनना चाहती है कि आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया गया है और कल्पना से भी बड़ी सजा दे दी गई है। अब देखना होगा कि पीएम मोदी इस दौरे में इस पर क्या संदेश देते हैं। जी बिहार में आ रहे हैं, उनका स्वागत है और देश भी और बिहार भी खुश होगा कि बार बार प्रधानमंत्री हमारे प्रदेश में आए, हमारे जिले में आए। तो खुशी की बात होती है कि बिहार के किसी भी जिले में जाएंगे तो अच्छा लगेगा। लेकिन अभी विगत 2 दिन पहले 24 तारीख को बिहार में आए थे, 22 तारीख को पहलगाम में घटना हुई है, बहुत ही दुखद घटना है। उसके बारे में बोलना भी उचित नहीं है और आज सारा देश एकजुट भी है उस मुद्दे पर। तो 24 को जिस प्रकार से वह आए और मंच से उन्होंने बोला कि पहलगाम के आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे, तो क्या हम उनसे यह उम्मीद कर सकते हैं कि जब 4 तारीख को बिहार की धरती पे आए तो वो आतंकवादी मिट्टी में मिले हुए पाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं यह उनसे पूछना चाहूँगा, आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, आपकी ही सर्वदलीय बैठक में सभी लोगों ने कहा कि सरकार से चूक हुई है और बिल्कुल जो बेसरन घाटी है जिसको मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, सभी पर्यटकों ने कहा कि सब जगह चप्पे चप्पे पे पुलिस थी, लेकिन जहां वह मिनी स्विट्जरलैंड है, जो बेसरन घाटी है, वहां पे 2000 लोग थे, लगातार घूम रहे हैं, पर्यटक आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन वहां पे सुरक्षा का कोई पैमाना नहीं था। आईबी को रिपोर्ट थी 19 तारीख को, या जो भी दिन हमें याद नहीं है, आईबी को रिपोर्ट थी, गृह मंत्रालय को ये पता था। तो क्या यह सरकार से इतनी बड़ी चूक हो गई? जी बिहार में आ रहे हैं, उनका स्वागत। चलिए आगे बढ़ेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता रामजीलाल सुमन के काफिले पर हुए कथित हमले को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि यह हमला इसीलिए हुआ क्योंकि रामजीलाल सुमन दलितों पर अत्याचार करने वालों के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सरकार ने भ्रष्टाचार की सारी हदें तोड़ दी है और उनको खुली छूट दे दी है जो इस तरह के हमलों को अंजाम दे रहे हैं। तो दिल्ली में आयुष्मान वय वंदना योजना की शुरुआत करते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने बुजुर्गों को ये योजना समर्पित की है, जिसमें 70 से अधिक साल की उम्र होने पर सभी स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ आप उठा सकेंगे। उन्होंने इस योजना के लिए प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया और कहा कि दिल्ली सरकार जल्द से जल्द बुजुर्गों का रजिस्ट्रेशन करेगी और ये सुनिश्चित करेगी कि दिल्ली के सभी अस्पताल में इस योजना का लाभ दिया जा रहा है कि नहीं। आज दिल्ली के लाखों बुजुर्गों के लिए मैं और पूरी सरकार बहुत खुश है कि आज उन्हें वो हक मिला जिसके वो अधिकारी थे। वर्षों से लंबित वय वंदना योजना, जिसमें दिल्ली के सभी 70 साल से ऊपर की एज के बुजुर्ग, चाहे वो किसी भी इनकम स्टेटस के हैं, चाहे किसी भी जाति धर्म के हैं, उन सबको समान रूप में बहुत ही सुलभ जो हेल्थ की सारी व्यवस्थाएं मिल पाएगी, इलाज मिल पाएगा। अब उन्हें किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। आज वो अपने स्वास्थ्य को ठीक से देखरेख कर पाएंगे। सरकार ने उनकी गार्जियनशिप ली है और पूरा इलाज सरकार उनका करवाएगी। दिल्ली के बुजुर्ग खुश हैं, इसलिए हम खुश हैं। थैंक यू मोदी जी कि आपने दिल्ली के लिए इस योजना को दिया और दिल्ली सरकार प्रत्येक बुजुर्ग तक पहुंच के उसका तुरंत रजिस्ट्रेशन करेगी और दिल्ली में अधिकतम अस्पतालों को इस योजना से जोड़ के सभी इलाज बुजुर्गों को। चलिए रुक करेंगे जयपुर की ओर, जहां पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर जनसुनवाई के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने जनता के मुद्दों को गंभीरता से सुना और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए कार्रवाई का आश्वासन भी दिया।
तो लखनऊ में सुबह सपा ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर ओम प्रकाश राजभर को Z+ सुरक्षा देने की मांग की है। पत्र में सुबह सपा ने राजभर की सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की है और सुरक्षा बढ़ाने की अपील की है। यह कदम सुरक्षा खतरे के मद्देनजर उठाया गया है। तो वही गाजियाबाद के राजनगर RDC स्थित एक मॉल में आग लगने की खबर सामने आई। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई है और बचाव कार्य जारी है। फिलहाल इस घटना से जुड़ी अधिक जानकारी का इंतजार किया जा रहा है। तो उदगीर तालुका के सावित्रीबाई फूले बालिका माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक बड़ा घोटाला सामने आया है। शिक्षिका वर्षा माधव मरे की नियुक्ति फर्जी दस्तावेजों के आधार पर की गई थी, जिससे सरकार को गुमराह किया गया। इस गंभीर आरोप को लातूर शिक्षा विभाग के भ्रष्ट आचरण को उजागर करने वाले शिक्षक किरण मुरलीधर दंडीमे ने मीडिया से बात करते हुए सामने रखी और पूरे मामले को लेकर खुलासा किया। और चलिए आगे बढ़ेंगे और रुख अब यहां पर करते हैं धनबाद की ओर, जहां से एक बेहद ही चौंकाने वाली घटना सामने आई है। हरिहरपुर थाना क्षेत्र के बिशुनपुर जमुनिया नदी शमशान घाट से दफनाए गए शव चोरी हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक शमशान घाट से अलग अलग जगहों पर दफनाए गए कुल 5 शवों को अज्ञात लोगों ने खोदकर चुरा लिया। आशंका है कि इनमें से कुछ शव बच्चों और कुछ बुजुर्गों के थे। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है और ग्रामीणों में गहरा आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। सूचना मिलते ही हरिहरपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे इलाके का निरीक्षण किया गया। फिलहाल घटना के पीछे के कारणों का पता नहीं चल पाया है। वहीं टुंडी विधायक प्रतिनिधि जगदीश चौधरी भी मौके पर पहुंचे और दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। अभी देखें, आप लोग का चैनल के माध्यम से देख रहे थे, लेकिन तो जांच का विषय है, जानकारी होना चाहिए। कम से कम ये लाश कौन गायब कर रहा है और यहाँ पर लाश गायब करने का मतलब संदेह के घेरे में आता है। तो हम स्थानीय थाना प्रभारी को बोलते हैं कि आखिर क्या चीज़ है, मतलब मसला क्या है, इसको जानकारी होना चाहिए। आप लोग का चैनल के माध्यम से हम लोग को भी सूचना मिला है, लेकिन क्षेत्र में जाके देखते हैं, पता चलेगा क्या चीज़ है। लेकिन अभी तुरंत हम थाना प्रभारी को टेलीफोन करते हैं। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से दर्दनाक हादसे की खबर सामने आ रही है। दानपुर थाना क्षेत्र के छायनबाड़ी गांव में एक निर्माणाधीन मकान में खेलते समय 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब अचानक सीमेंट की बोरियां बच्चों पर गिर गई। इस दुर्घटना में 9 वर्षीय शीतल और 9 वर्षीय विक्रम की जान चली गई है। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। रुकिए एक छोटे से ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।